नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल गुरुकुल बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारा पार्ट 5 होने वाला है। चूँकि इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी बच्चों में से किसी ने अभी तक चारों क्लास को नहीं किया है तो फटाफट YouTube चैनल पर जाइए और चारों क्लास को करके, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास के अंतर्गत हम सभी पढ़ने वाले हैं। चूंकि इससे पहले क्लास 3 में हमने बताया था कि स्वामित्व के आधार पर, यानी संसाधनों का वर्गीकरण जिस समय हमने पढ़ा था उस समय हमने आपको यह भी बताया था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 4 प्रकार में। कौन कौन? तो पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन चारों संसाधनों के बारे में आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम सभी जानने वाले हैं, वो भी उदाहरण सहित। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी समझने वाले हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन चारों संसाधन के बारे में चलिए प्यारे बच्चों एक एक करके हम जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन का। किसका? व्यक्तिगत संसाधन का। व्यक्तिगत संसाधन का प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन का, यानी जो हमारा पर्सनल रिसोर्सेज होता है उन चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। पर्सनल रिसोर्सेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये होता है वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति का वह संसाधन है और उस संसाधन पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और इसमें एक बात और कही गई है कि जिसके बदले वह सरकार को लगान भी चुकाता हो। क्या चुकाता हो? लगान। लगान कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है, उसे इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। टैक्स। अगर प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारा ज़मीन है और इस ज़मीन पर किसका अधिकार है? तो हमारा खुद का अधिकार है, हमारा स्वयं का अधिकार है। और इस हमारा जो ज़मीन है इसके बदले हम गवर्नमेंट को यानी सरकार को क्या देते हैं? तो लगान देते हैं, टैक्स देते हैं। तो यही चीज़ें इसमें कहा गया है। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो जिसके बदले वह सरकार को लगान भी चुकाता हो, यानी उसका अधिकार, उस संसाधन पे उस व्यक्ति का अधिकार तो है ही, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ वह व्यक्ति उस संसाधनों के बदले सरकार को क्या चुकाता है? लगान चुकाता है, टैक्स चुकाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज। आइए प्यारे बच्चों, हम इनके जो 2-4 उदाहरण हैं उन उदाहरणों के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि उदाहरण में खेत को ले लीजिए। खेत भी हमारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि खेत भी किसी व्यक्ति का ही होता है और इस व्यक्ति का अधिकार उस खेत पर होता है। और उस खेत के बदले वह व्यक्ति सरकार को क्या चुकाता है? तो लगान चुकाता है, टैक्स चुकाता है। तो इसीलिए इसके अंतर्गत खेत भी आता है। बगीचा हो गया, जैसे कि बगीचा हो गया, फुलवारी हो गया। बगीचा भी किसका होता है? किसी व्यक्ति का ही होता है और वह व्यक्ति का उस बगीचे पर क्या होता है? अधिकार होता है। जैसे कि हम बात करें कुआं जो वेल, जिसे इंग्लिश में वेल कहते हैं, उस कुएं पर भी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कि घर और मकान, जैसे कि ये हमारा घर और मकान है तो इस पर किसका अधिकार है? इस पर हमारा स्वयं का अधिकार है, हमारा खुद का अधिकार है। तो वैसा संसाधन जिस पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है और वह व्यक्ति उस संसाधनों के बदले सरकार को क्या चुकाता है? तो उस संसाधनों के बदले वह व्यक्ति उस सरकार को लगान चुकाता है, टैक्स चुकाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। प्यारे बच्चों, आप सभी व्यक्तिगत संसाधन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारा सामुदायिक संसाधन। क्या? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा सामुदायिक संसाधन। आइए प्यारे बच्चों, सामुदायिक संसाधन की परिभाषा जो है उसे भी देखते हैं और उसके साथ साथ उदाहरण को भी देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों,
तो वह सामुदायिक संसाधन में क्या कहता है, वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के लिए हो, वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय का, जैसे कि मान लेते हैं प्यारे बच्चों मंदिर होता है, मंदिर पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होता है, तो उससे मंदिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का अधिकार होता है, न कि मुस्लिम का। तो इसलिए उस मंदिर पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होगा, तो वो हिंदू धर्म का अधिकार होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं मस्जिद का, मस्जिद पर भी किसका अधिकार होता है, तो मुस्लिम भाइयों बहनों का अधिकार होता है, न कि हिंदुओं का। तो इसी तरह तो वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय यानी मंदिर है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू का अधिकार होगा, मस्जिद है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का अधिकार होगा, चर्च है तो सिर्फ और सिर्फ सिख का अधिकार होगा। तो इन्हीं तरह इसमें कहा गया वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय, समाज अथवा समूह के लोगों के लिए हो, वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय, समाज अथवा समूह के लोगों के लिए हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं मंदिर का, तो मंदिर भी क्या होता है, मंदिर भी हमारा सामुदायिक संसाधन है। मस्जिद भी क्या होता है, सामुदायिक संसाधन है। मस्जिद पर भी सभी मुस्लिम भाइयों बहनों का अधिकार होता है, मंदिर पर भी सभी हिंदू भाइयों बहनों का अधिकार होता है। तो इसी तरह इसमें इन चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा गया है। प्यारे बच्चों जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में भी सभी समुदाय, सभी धर्म या सभी किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी संप्रदाय समुदाय के लोग हो, सभी के सभी लोग चिड़ियाघर में क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं प्यारे बच्चों अस्पताल, हॉस्पिटल भी सभी लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हॉस्पिटल भी सभी समुदाय, सभी संप्रदाय, सभी समाज के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी होते हैं। जैसे सड़क पर भी सभी समुदाय के लोग चलते हैं, सभी संप्रदाय के लोग चलते हैं, सभी समाज के लोग चलते हैं, सभी जाति के लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों खेल का मैदान की बात कर ले हम, खेल का जो मैदान होता है उसमें भी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के सभी लोग खेल के मैदान में क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं और इत्यादि। और इसके अलावा अन्य और भी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जिस पर सभी समुदाय, जिस पर सभी समाज के लोगों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्यारे बच्चों सामुदायिक संसाधन कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। और प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन आप सभी समझ लिए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन की बात करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आगे राष्ट्रीय संसाधन। प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जैसे इसमें कहा गया है कि आर्थिक या कानूनी तौर पे यानी आर्थिक आधार पर या कानून के आधार पर, आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत, आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन आर्थिक या कानूनी तौर पे, या आर्थिक आधार पे हो या कानूनी आधार पे हो, राष्ट्र में हमारे जो भी संसाधन उपलब्ध है, जो भी संसाधन हमारे देश में अवेलेबल है, उस पर किसका अधिकार होता है, तो हमारे देश का अधिकार होता है, हमारे राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों हम आइए इनके उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे कि बात करें हम रेलवे पर भी किसका अधिकार होता है, तो हमारे देश का अधिकार होता है, हमारे राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे कि बात कर ले हवाई अड्डा पर भी किसका अधिकार होता है, तो हमारे राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे कि सरकारी ज़मीन पर भी किसका अधिकार होता है, तो हमारे राष्ट्र और देश का अधिकार होता है, इत्यादि। और भी अन्य सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय संसाधन भी आप सभी समझ लिए होंगे कि आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी अवेलेबल संसाधन, सभी उपलब्ध संसाधन क्या कहलाते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में रेलवे, हवाई अड्डा, सरकारी ज़मीन और भी अन्य सारी चीज़ें। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए प्यारे बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं।
प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। समुद्री तट रेखा से, समुद्र जो हमारा समुद्र होता है उसके जो तट रेखा, जिसको किनारा कहा जाता है, समुद्र का जो किनारा होता है उसी को हम तट रेखा कहते हैं। समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर, यानी हमारा समुद्र का जो किनारा होता है, हमारा जो समुद्र का जो तट रेखा होता है, वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, उसके अलावे खुले कि 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या बना हुआ है, तो ये हमारा समुद्र बना हुआ है, महासागरीय क्षेत्र बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये बात कर ले तो ये हमारा क्या है, समुद्री तट रेखा है, और ये पूरा क्या है, तो हमारा महासागरीय क्षेत्र है। जो हमारे महासागर का जो जगह होता है, महासागर का जो क्षेत्र होता है, उसी को हम महासागरीय क्षेत्र कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम जैसे देखते हैं कि, और ये हमारा समुद्री तट रेखा है, तो हम क्या इसमें कहते हैं, समुद्री तट रेखा से, समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर, समुद्री तट रेखा यानी यहाँ से लेकर, प्यारे बच्चों, अगर हम समुद्री तट रेखा से चलेंगे, अगर हमारा समुद्री तट रेखा से चलने के बाद यहाँ पर हमारा 200 किलोमीटर पुर गया, कितना, 200 किलोमीटर हो जाता है, 200 किलोमीटर हो जाता है या यहाँ पर या यहीं पर हमारा 200 किलोमीटर हो जाता है, तो 200 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का अधिकार होता है। उसके बाद जो भी समुद्र का जो भी क्षेत्र, जो भी भाग बचता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ अदर देशों का, यानी अन्य देशों का अधिकार होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप समझ लिए होंगे, समुद्री तट रेखा से चलेंगे, यदि हमारा यहाँ पर 200 किलोमीटर हो जाता है, या उससे आगे जाकर 200 किलोमीटर, जहाँ पर 200 किलोमीटर हो जाता है, वहाँ का क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे उस क्षेत्र पर सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्र का अधिकार होता है। उसके अलावा समुद्र का जो भी क्षेत्र आगे बचता है, जो भी क्षेत्र आगे बचेगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का अधिकार होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ अन्य देशों का, अन्य राष्ट्र का अधिकार होगा। तो यही चीज़ें हाँ इसके अंतर्गत आती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से ना एक ज़्यादा ना 200 किलोमीटर से एक कम, मात्र और मात्र 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र पर सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने देश यानी राष्ट्र का अधिकार होगा। उसके अलावा जो भी क्षेत्र बचेगा उस पर अन्य देशों का अधिकार होगा। उसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, और इसके अलावा जो भी क्लास हमारा बचेगा वो पार्ट 6 में, और इसके अलावा अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार के बाद हमारा जो अगला टॉपिक बचेगा वो होगा विकास की स्थिति के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक वही है। तो उस टॉपिक को हम पार्ट 6 में लाएंगे, पार्ट 6 में लाएंगे। और प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।